बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में तीन मेन पार्ट्स हैं। कौन से? फर्स्ट वन इज द अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मेल में अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। सेकेंड इज सैक लाइक स्क्रोटम, वो चीज जिसने इस टेस्टिस को कवर किया हुआ है। स्किन की मेम्ब्रेन एक कवर है, स्किन का एक कवर है जिन्होंने टेस्टिस को कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सैक लाइक स्क्रोटम। थर्ड वन इज कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन मेल में जो पीनस है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन कहलाता है। तो बेटा ये तो हो गए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो तीन पार्ट हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे टेस्टिस को कि टेस्टिस क्या है और इनके अंदर क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, टेस्टिस जो है इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। एक बल खाई हुई नालियां होती है टेस्टिस के अंदर, जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनको यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं, ये देखिए टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई इसके अंदर कुछ खास तरह की चीजें हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं जी। एक ट्यूब को काटें, उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो बच्चों अंदर हमें कुछ खास तरह की चीजें नजर आती हैं, जिनमें सबसे पहले ये ब्लू लाइन में आपको नजर आ रही है सेल्स की लेयर है। इसको हम नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर एक जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की लेयर होती है, जिनमें से असल में स्पर्म्स बनते हैं। ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर के लाइनिंग के सेल्स हैं और इनको नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और इनसे स्पर्म्स असल में प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर कुछ जगहों पे कुछ सेल्स मौजूद है जिनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एमसीक्यू बन जाता है, व्हाट आर सर्टोली सेल्स, व्हाट इज देयर फंक्शन। तो बच्चों ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके दरमियान में कुछ जगहों पे सर्टोली सेल्स मौजूद है। सर्टोली सेल्स, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि स्पर्म्स को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्पर्म्स को लिविंग रखना, उनकी प्रोटेक्शन करना, ये सर्टोली सेल्स का काम होता है। तो दो चीजें बताई पहले, जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग, एपिथेलियल के सेल्स, नंबर 2 मैंने बताया सर्टोली सेल्स, दो सेल्स हो गए। उसके बाद आगे जी स्पर्मेटोजोआ। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो के बन के बाहर जाते हैं, तो वो बताया स्पर्मेटोजोआ। और तीसरी यहां पे ये बात लिखी हुई है कि इस जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब है, इस ट्यूब की बाहर की जो लेयर होती है उसको नाम दिया हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया हुआ जी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेमिनिफेरस ट्यूब की बाहर की मेम्ब्रेन है, इसको नाम दिया हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तो हो गया जी टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले कुछ जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनको। एक बात और है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनके दरमियान में कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। इन बिटवीन, बुक में लिखा हुआ है बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर आर प्रेजेंट सम सेल्स व्हिच आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में ये जो स्पेस होती है वहां पे कुछ सेल्स मौजूद हैं, यहां पे मैंने शो करवाए हैं। इन सेल्स को क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या फंक्शन है? इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। ये चैप्टर नंबर 17 में हम गोनेडोट्रोफिक हार्मोन में इसका जिक्र कर चुके हैं कि इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये मैंने यहां पे मेंशन किया है। इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इनका काम है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। एक काम इनका स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाना टेस्टोस्टेरोन का, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मेल में क्या होते हैं? मेल के अंदर आवाज का भारी होना, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। फीमेल की निस्बत मेल की आवाज भारी है, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। इसी तरह चेहरे पे बाल आना, मूंछें, दाढ़ी वगैरह, ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। और ये कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और टेस्टोस्टेरोन इसको कंट्रोल कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन कहां से बनता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर मौजूद, जो इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स को नाम दिया था इंटरस्टिशियल सेल्स। उन इंटरस्टिशियल सेल्स से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करवाते हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आ जाते हैं
टेस्टिस को थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जिनसे बेसिकली स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कैसे होता है स्पर्म्स बनने का, उसको ये खास तौर पे सीक्वेंस में याद रखना है आपने। बेटा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग होती है। ये देखिएगा ये सेमिनिफरस ट्यूब है, इनके अंदर जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स हैं। जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग उनसे कुछ सेल्स बनते हैं। सबसे पहले उनको नाम दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम दिया जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से और फर्दर मैच्योर होते हैं और बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी क्या है? डिप्लॉइड सेल्स हैं अभी तक। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन के किससे? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने और ये क्या है? ये भी डिप्लॉइड है। अब बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर यहां पे प्रोसेस होता है मियोसिस 1 का। कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस 1 का। और इनसे जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। कौन से सेल्स बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में यहां पे प्रोसेस होगा मियोसिस 2 और अब जो सेल्स बन जाएंगे वो कहलाएंगे स्पर्मेटिड्स। क्या सेल्स कहलाएंगे? स्पर्मेटिड्स। ये बेसिकली स्पर्मेटिड्स जो है ये किस्म के स्पर्म्स ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं अभी नॉन मोटाइल हैं, मूव नहीं कर रहे, वैसे अभी सिंपल सेल्स पड़े हुए हैं। इनके अंदर कुछ थोड़ी सी डिफरेंशिएशन होती है, कुछ मॉडिफिकेशन होती है और ये क्या बन जाते हैं? स्पर्म्स बन जाते हैं। और स्पर्म्स आप जानते हैं कि इनकी मूवमेंट होती है, ये मोटाइल होते हैं। कंप्लीट मैच्योर स्पर्म्स स्पर्मेटिड से बन जाते हैं। तो बच्चों टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग है। उन लाइनिंग के अंदर मौजूद स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, ये डिप्लॉइड हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड हैं और फिर इनसे फर्दर मियोसिस 2 के नतीजे में स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटिड्स थोड़े से मॉडिफाई होकर क्या बन जाते हैं? स्पर्म्स बन जाते हैं जो कि मोटाइल होते हैं। ये तो हो गया स्पर्म्स बनने का। इसी तरह सेटोली सेल्स का मैं पहले बता चुका हूं। सेटोली सेल्स लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं। यहां पे देखें ये जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर यहां पे ये सेल्स हैं जिनको सेटोली सेल्स कहते हैं। इन सेटोली सेल्स का काम होता है कि ये लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट देते हैं स्पर्म्स को ट्यूब के अंदर रहते हुए। ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद है जी यूराइनोजेनिटल डक्ट का जिक्र हमारे सिलेबस में किया हुआ है। यूराइनोजेनिटल डक्ट कौन सी होती है? ये वाली नाली, इधर से ये वाली नाली को यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। क्या मतलब है? ये ऐसी ट्यूब होती है, ऐसी नाली है जिसमें से यूरिन भी मूव करता है और इसी नाली में से स्पर्म्स भी मूव करते हैं, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। यूरिन भी मूव करता है और स्पर्म्स भी मूव करते हैं, एक ही नाली जिनमें से दोनों चीजों ने मूव करना होता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि स्पर्म्स का मूवमेंट का टाइम अलहदा होता है और यूरिन का टाइम अलहदा होता है, लेकिन नाली एक ही है जिसके जरिए ये दोनों चीजें मूव करके जाती हैं। तो इसको आप नाम देते हो यूरिनोजेनिटल डक्ट। अब ये स्ट्रक्चर हमारी बुक में बना हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैंने एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी कि क्या क्या चीजें हैं। बेटा सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस के बाहर स्क्रोटम और टेस्टिस, ये दो चीजें होगी। ये हम इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। उसके बाद ये जो टेस्टिस है इनके बाहर कुछ कॉइल्ड, ये सेमिनिफरस ट्यूब्स ही बाहर जाके कुछ ऐसे कॉइल होकर कुछ फर्दर कॉम्प्लेक्स सी ट्यूब्स बनाती हैं, नालियां बनाती है। उसका नाम क्या है? एपिडिडमस। ये देखिए, ये मैंने शो करवाया, ये ऊपर टेस्टिस के ऊपर इस तरह से कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, इनको एपिडिडमस का नाम देते हैं। एपिडिडमस से आगे फिर एक नाली निकलती है, इस नाली को कहते हैं वास डेफरेंस। ये स्पर्म्स को लेके जाएगी, यहां से एपिडिडमस, सेमिनिफरस ट्यूब से एपिडिडमस, एपिडिडमस से आगे ट्यूब बन गई वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस है। ये वास डेफरेंस मूव करेगी, ये मूव करके जब आगे जाती है यहां पे, तो इस नाली को कहते हैं स्पर्म डक्ट। स्पर्म को ले जाने वाली नाली स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट बच्चों आगे जाके इस साइड पे मूव कर जाएगी। ये मैं बाद में बताऊंगा सिम्फाइसिस प्यूबस के बारे में। ये इस तरह से मूव कर जाएगी और ये यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती है। यूरिनरी ब्लैडर से मूव करके ये देखिए यूरेनोजेनिटल डक्ट में ये वाली नाली आ गई जिसका नाम क्या है? स्पर्म डक्ट। ठीक है जी, दोबारा देखें, सेमिनिफरस ट्यूब्स, सेमिनिफरस ट्यूब्स कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, ये आगे फर्दर जाके बाहर निकलती हैं और फर्दर कॉइल्ड हो जाती हैं, इसको नाम देते हैं एपिडिडमस। एपिडिडमस से जो ट्यूब आगे निकलती है उसका नाम है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस आगे जाके बन जाती है स्पर्म डक्ट, कहते हैं इसको, स्पर्म ले जाने वाली नाली। यहां से आगे यूरिनरी ब्लैडर के पास से होती हुई जाके ये निकल आती है किस में? यूरिनोजेनिटल डक्ट में। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट वाली नाली में यूरिथ्रा के साथ जाके मिलेगी, ये नाली है। तो ये देखिए यहां से स्पर्म्स आके इस नाली के अंदर पड़ेंगे।
अब ये तो यहां तक बात है। अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि यहां पे यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है। तो बच्चों यूरिनरी ब्लैडर जो है ये यहां से इसके अंदर आप हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता है शॉर्ट टाइम के लिए। तो जो यूरिन यहां पे स्टोर होता है उसके बाद यहां से यूरिन मूव करेगा तो उसकी ये जो ट्यूब है उसकी नाली है यहां से यूरिन को मूव करवाती इसी यूरिनोजेनिटल डक्ट में आती है, जिस तरह से स्पर्म्स यहां से मूव करके इसी यूरिनोजेनिटल डक्ट में आते हैं। तो एक वक्त में या तो स्पर्म्स आएंगे या फिर यूरिन आएगा। तो खैर यहां पे बताने का मकसद यह है कि ये ट्यूब एक ही होती है, एक नाली होती है जो या के यूरिथ्रा में मूव कर यूरिनरी ब्लैडर में निकलती है, और इसी तरह से एक ट्यूब होती है जो टेस्टिस से आ रही है, जो स्पर्म डक्ट है वो भी आके इसमें मिल जाती है। तो या तो स्पर्म्स, फॉर एग्जांपल स्पर्म की हम बात कर रहे हैं तो यहां से स्पर्म्स मूव करके इस ट्यूब में आते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट में, यहां से मूव करके यूरिथ्रा से मूव करते हुए ये पीनस से होते हुए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा आपने जहन में रखनी है कि 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में रोल परफॉर्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, हमारे सिलेबस में उनको डिटेल से उनके फंक्शंस वगैरह डिटेल से नहीं बताए हुए, लेकिन चूंकि नाम लिखे हुए हैं तो माइट भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्लैंड का क्या फंक्शन है। तो बेटा 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जो यहां पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला यहां पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये देखिए यूरिनोजेनिटल डक्ट की बेस पे यहां पे मौजूद ग्लैंड है, इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये बात ध्यान में रखेगा कि ऊपर से स्पर्म्स के इजैकुलेट होने से पहले, स्पर्म्स के पीनस में आने से पहले, यूरिनोजेनिटल डक्ट में आने से पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होते हैं इनमें से कुछ स्क्रीशन, इनमें से कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस होता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है कि वो इस यूरिनोजेनिटल डक्ट में या यूरिथ्रा वाली ट्यूब के अंदर मौजूद किसी किस्म की जो एसिडिक कंडीशन है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसका काम होता है क्योंकि इसमें से पहले इससे माइट भी कि पहले इससे यूरिन मूव करके गया है, तो वो यूरिन के जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना, ये किसका काम होता है? ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का काम होता है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड छोटा सा ग्लैंड है, ये यूरिथ्रा के अंदर, यूरिनोजेनिटल डक्ट के अंदर न्यूट्रलाइज करता है किसी तरह की एसिडिटी को, और ये स्पर्म्स के रिलीज होने से पहले एक फ्लूइड निकलता है पीनस से, एक्सक्रीट होता है, और वो बेसिकली बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड होता है। अच्छा जी, दूसरा ग्लैंड कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां पे बच्चों मौजूद है ये वाला ग्लैंड, ये इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के 2 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन उसका ये है कि यहां से जो ही स्पर्म्स वगैरह यहां से मूव करके आएंगे तो स्पर्म्स को फ्लूइडिटी देना, उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना ताकि वो किल ना हो जाए, उसकी फ्रिक्शन ना हो जाए साइडों पे, तो उसको फ्लूइडिटी देना, उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना। एक तो ये फंक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, और दूसरा फंक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड का ये होता है कि ये इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म्स की स्पीड बढ़ाता है, उसको मूव करवाता तेजी से। ये भी काम किसका है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। उसको खास स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के लिए आप जानते हैं खास तरह की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए स्पर्म्स की, तो उसको कौन हेल्प कर रहा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद बच्चों तीसरा ग्लैंड है सेमिनल वेजिकल। ये अगर आप देखें तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से ऊपर इजैकुलेटरी डक्ट के साथ ऊपर वाली साइड पे मौजूद है सेमिनल वेजिकल। इसका काम होता है कि ये स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ये उस फ्लूइड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को लिविंग रखने के लिए। तो ये 3 ग्लैंड है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड न्यूट्रलाइज करता है यूरिथ्रा को। प्रोस्टेट ग्लैंड 2 काम है, एक तो स्पीड बढ़ाता है स्पर्म्स को इजैकुलेट करवाने के लिए, नंबर 2 इसका काम है कि ये फ्लूइडिटी भी देता है। तीसरा ग्लैंड सेमिनल वेजिकल है। सेमिनल वेजिकल का काम ये होता है कि ये स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने सर्वाइव कर सकें, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। सो इस तरह से ये चीजें आ गई। अच्छा, एक इजैकुलेटरी डक्ट है, देखा हुआ इजैकुलेटरी डक्ट है, जो डक्ट वो वाली नाली जो इजैकुलेट करवाएगी, जो स्पर्म्स को यहां से निकलवाएगी, उसको इजैकुलेटरी डक्ट का नाम दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाए इस साइड पे, जो फ्रंट साइड पे, एक तो यूरिथ्रा का बता दिया। यूरिथ्रा वो ट्यूब है जिसके अंदर से यूरिन या स्पर्म ने मूव करना, अंदर से ट्यूब यूरिथ्रा। आप चैप्टर नंबर 15 में एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि अंदर एक ट्यूब होती है, यूरिथ्रा कहलाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें पीनस है। पीनस मीन एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, दिस इज द पीनस। पीनस के अगर आप देखें जाके टिप पे, तो यहां पे कैप सी होती है, उस कैप की जो बेस है उसको ग्लास पीनस का नाम दिया जाता है। जो पीनस के टिप है उसके ऊपर कैप होती है, उस कैप की जो बेस है, उस कैप की जो बेस है उसको क्या नाम दिया जाता है? ग्लास पीनस, ग्लास पीनस। और बेटा लास्ट वाला जो कैप है, जो पीनस की कैप है, इसको क्या नाम देते हैं? प्रेपोस। प्रेपोस इज द कैप ऑफ पीनस एंड ग्लास पीनस, व्हाट इज ग्लास पीनस? इट इज द बेस ऑफ दैट कैप।
कैप की जो बेस है उसको ग्लांस पिनस कहते हैं, और जो कैप है उसको प्रेपुस का नाम दिया जाता है। तो ये भी कंप्लीट हो गए। अब 2-3 ऐसे पार्ट हैं जिनका ताल्लुक रिप्रोडक्शन से नहीं है, जिनका ताल्लुक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिल्कुल नहीं है, लेकिन जस्ट उनके नाम हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। इनमें बेटा बिलो साइड पे यहां पे एक मौजूद है ट्यूब, एक नाली होती है जिसका नाम है रेक्टम। रेक्टम क्या है, ये आप पढ़ा हुआ आपने चैप्टर नंबर 12 फर्स्ट ईयर में, कि रेक्टम लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कॉलन, रेक्टम होते हैं, तो उनमें से रेक्टम को शो करवाया हुआ। रेक्टम जहां पे जाके खत्म हो रही है, जहां से फीसिस बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, उसको नाम दिया जाता है एनस। एनस वो पार्ट जहां से बॉडी से फीसिस एक्सक्रीट होते हैं। दो चीजें होगी। तीसरा यहां पे इसने बताया हुआ सिम्फाइसिस प्यूबस। प्यूबस ये एक बोन है जो इस एरिया में पाई जाती है, प्यूबस बोन, तो इसको नाम दिया था सिम्फाइसिस प्यूबस। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में क्वेश्चन कई दफा आया हुआ इसका। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।